लोगों को उजाड़ना नहीं है, लोगों के लिए कानूनी दायरे में रह करके आसानी पैदा करना है। कोई भी माँ के पेट से जो है सर्टिफिकेट और बैंक बैलेंस लेके पैदा नहीं होता है। दुनिया में जद्दोजहद करने के बाद 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान इंसान बनाता है। क्योंकि बांग्लादेश जब बना तो बांग्लादेश से काफ़ी माइग्रेंट्स जो उद्वास्तु हैं वो बंगाल में आए। वुमेन एम्पावरमेंट में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे है। ऐसा ना हो कि भाजपा की सरकार है तो वहाँ पे भी बुलडोज़र चला दिया जाए। सबसे पहले बीजेपी को हराने के लिए अगर ऑल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म में लाने की अगर किसी लीडर ने ऑल इंडिया लेवल पे कोशिश की थी तो 2019 में ब्रिगेड में ममता बनर्जी ने ही किया था। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। पश्चिम बंगाल की जब भी राजनीति होती है तो ये यहाँ पर कई युवा चेहरे हैं जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं और लगातार वो युवा चेहरे लोगों के बीच में भी रहते हैं। अभिषेक बैनर्जी को जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक डेलीगेशन का मेंबर बनाकर भेजा गया तो पश्चिम बंगाल में ये बात चर्चा में आ गई कि क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति को युवा संभाल रहे या युवा चेहरा आने वाले। फैज़ अहमद खान साहब है, वार्ड नंबर 66 के काउंसिलर हैं और साथ ही साथ जावेद साहब जो पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं, उनके साहिबजादे भी हैं। फैज़ भाई, पूरे पश्चिम बंगाल में आदाब, बहुत शुक्रिया। पूरे पश्चिम बंगाल में युवाओं की एक नई खनक सुनने को मिल रही है और आप जैसे युवा जो पॉलिटिक्स में आते हैं और आप चूँकि काउंसिलर इलेक्शन में हाईएस्ट मार्जिन से हर बार जीतते हैं, लोगों का प्यार रहता है, तो क्या लग रहा है कि 2026 ममता बनर्जी के लिए ईजी है या मोदी जी का कुछ मैजिक चलेगा? देखिए, जनता के बीच में जब जाते हैं लोग तो ईजी और टफ का मामला तो युवा तय करती है। हम लोगों का कोशिश हमेशा यही रहता है कि हम लोगों ने जो काम किया है, लोगों के सामने जो मैनिफेस्टो में जो पार्टी ने अपने जो वादे किए थे लोगों के साथ, वहाँ हम लोग कितने खरे उतर पाए हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर के हम लोगों के पास जाते हैं और लोगों के सामने अपने काम के बारे में बात और सोशल जो एक ऑर्डर है पश्चिम बंगाल के अंदर, जहाँ पे हम लोग तमाम धर्म के लोग, तमाम ज़बान के लोग एक साथ एक मिलजुल करके पश्चिम बंगाल के वासी के हिसाब से हम लोग रहते हैं, उस फैब्रिक को, उस सोशल ऑर्डर को बरकरार रखने की बातें हम लोग करते हैं। अभिषेक बैनर्जी युवा हैं और बहुत तेज़ तर्रार युवा हैं। कई चेहरे जैसे अखिलेश यादव, तेजस्वी जी, राहुल जी, उसमें अभिषेक बैनर्जी, क्या लगता है कि कितनी क्षमता है कि वो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रथ को रोक ले? क्योंकि अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि आप बंगाल की बारी। देखिए, वो तो हमेशा पिछले तीन बार इलेक्शन चुनाव में मोदी जी बंगाल में आए हैं, अमित शाह जी भी बंगाल में आए हैं। एक बार विद्यासागर विद्यालय के सामने स्टैचू तोड़ के उस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने देखा कि बीजेपी का हमेशा बंगाल में एजेंडा नेगेटिव ही रहता है। उनका हमेशा से जो अंदाज देखा गया है बंगाल के चुनाव को सामने रख करके, या तो हिंदू मुस्लिम की दंगा फसाद की बातें करते हैं या तो बंगाल के लोगों को बांटने के लिए कभी विद्यासागर का सहारा लेते हैं, तो कभी नेताजी का सहारा लेते हैं, तो कभी मथुआ समाज का सहारा लेते हैं। तो हमेशा से बीजेपी तो इसी चीज़ के लिए जानी जाती है और अभिषेक बैनर्जी हमारे युवा नेता नहीं, पार्टी के एक फेस है। अपकमिंग आने वाले दिनों में जिनको कहा जा रहा है, पार्टी की तरफ से बहुत नेताओं ने बयान भी दिया है कि आने वाले दिनों में जब पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर के हिसाब से पार्टी उनको देख रही है और उन्होंने अपना जो जिम्मेदारी के साथ जिस तरह से पार्टी को उन्होंने आगे पार्टी को बढ़ाया है, पार्टी को जिस तरह से संगठन को मजबूत किया है, तो वो अपने आप में एक गवाही देती है कि अभिषेक बैनर्जी के अंदर क्षमता है और चाहे वो सीनियर लीडर्स हों, चाहे वो युवा नेता हों, चाहे वो संगठनिक स्तर पे लोग हों, सभी अभिषेक बैनर्जी को जो है फ्यूचर चीफ मिनिस्टर के हिसाब से देखते हैं। आपकी बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अभिषेक बैनर्जी के साथ है। क्या कॉमन या क्या मतलब डिफरेंट वाइब्स उनके अंदर से आता है एज अ चेंजर या एज अ पॉलिटिशियन? देखिए, मजे हुए लीडर हैं और सबसे इम्पोर्टेंट होता है लीडर को कि किस तरह से लोगों के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ है और उनके पास कोई भी लोग अपनी परेशानी को लेके जाते हैं तो फ़ौरन जिसको कहा जाता है कि वेटिंग नहीं,
फ़ौरन उस चीज़ को तत्परता के साथ वो एड्रेस करते हैं। और आपने देखा होगा कि डायमंड हार्बर के चुनाव में पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। 7 लाख से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर इतने पॉपुलर हैं तो ज़रूर लोगों के अंदर दिलों में राज करते, तभी ना लोगों ने उनको वोट दिया। तीसरी मर्तबा ममता बनर्जी आ चुकी है, चौथा मर्तबा क्या ममता बनर्जी ज़्यादा आ रही हैं सीटों से या कम आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल में काम किया है, चाहे वो स्वास्थ्य साथी को आप देख लीजिए, चाहे वो रूपोश्री को देख लीजिए, चाहे आप लक्ष्मी भंडार देख लीजिए, चाहे आप सबुज साथी देख लीजिए, बहुत लगभग 50 से ऊपर जो सरकार की जो मैंने पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, इन कामों को पश्चिम बंगाल के लोगों को माँ माटी मानुष की सरकार ने डिलीवर किया है, घर घर तक पहुंचाया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने घर घर राशन कार्ड दिया है, कोविड के टाइम में सरकार ने लोगों के घर घर राशन पहुंचाया है। उसके साथ आप तमाम प्रोग्राम्स को देख लीजिए। 2 प्रोग्राम तो इतनी मशहूर हुई है कि यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था ने उसको, जिसको बोलते हैं कि सर्टिफिकेशन दिया है। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए गर्व की बात नहीं है, सारे मुल्क के लिए, सारे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है। तो ऑब्वियसली देखिए, जब कोई काम करता है तो अच्छा काम भी होता है, कहीं ना कहीं कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है। तो हम लोग ये इंसान होने के नाते मानते हैं कि इंसान 100 में 100 काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बंगाल के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो 34 साल की जो सीपीएम की सरकार थी, उस वक्त का पश्चिम बंगाल और आज के पश्चिम बंगाल में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ जो बंगाल में आए हैं, रानी मुखर्जी ने इस चीज़ का बयान दिया है, काजोल आई भी है, उन्होंने इस चीज़ का बयान दिया है। और भी बहुत सारे लीडर्स जो है, नेशनल लीडर्स, जब वो बंगाल में आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल बंगाल में जो है डेवलपमेंट का काम बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। ग्रामीण इलाकों में जो सड़कों का काम हुआ है, ग्रामीण इलाकों में जो पानी को, पीने का पानी को लेकर के काम किया गया है। और अगर फाइनेंस का आप ओवरऑल मामला देखें तो ओवरऑल पश्चिम बंगाल का जो बजट है आज 60,000 करोड़ के ऊपर का है। तो ये अपने आप में इस चीज़ को बयान करता है कि ज़रूर डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट के साथ ही साथ कामयाबी गवर्नमेंट हासिल कर रही है, और रेवेन्यू भी उस तरह से कलेक्शन हो रहा है। बेशक तरक्याती काम जो है वो हर वक्त अपना एक स्पीड लेकर के आता है, और अपना एक उसका चाह बढ़ता रहता है लोगों के बीच में। आप जितनी आसानी पैदा करेंगे, लोगों को और आसानी की ज़रूरत होगी। तो मसाइल लोगों के हमेशा बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। इन चीज़ों को सरकार एड्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार की भी लिमिटेशंस होती है। क्योंकि आज 34 साल की जो दिवालिया सरकार जब हम लोगों को मिली थी 2011 में, तो 2 लाख या 2.5 लाख करोड़ का देना था बंगाल के ऊपर में। वहाँ से आज पश्चिम बंगाल को हर स्तर पे, चाहे आप अगर नेशनल स्टैटिस्टिकल डेटा अगर देख लीजिएगा तो वुमेन एम्पावरमेंट में पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल 1 नंबर पे है। और ऐसे बहुत सारे जो नेशनल स्टैटिस्टिकल डेटा के जो नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो डेटा पब्लिश किया गया है, उसमें बंगाल को जिसको बोलते हैं कि वीमेन सेफ्टी में सबसे नंबर 1 पे बताया गया है। तो काम हो रहा है बोल करके, तभी तो ये एक्कोलेट्स बंगाल को मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले ना पश्चिम बंगाल से मतलब दिल्ली का इलेक्शन हुआ, रेखा जी भाजपा को लोगों ने चुना वहाँ पे। अभी ना वहाँ पे डेमोलेशन ड्राइव शुरू हो गया, बहुत सारे ओखला जो खासकर मुस्लिम इलाके, और देखा जाता है कि आपके कस्बा जो आपके फादर का विधानसभा क्षेत्र है, कई सारे लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पे कुछ इलीगल बिल्डिंग्स बनते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा ना हो कि भाजपा की सरकार है तो वहाँ पर भी बुलडोज़र चला दिया जाए। देखिए, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का जो आप बात कह रहे हैं, ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो है ये आज से नहीं हो रहा है। ये जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से एक कहावत है बंगाल में कि बंगाल और ख़ासकर कलकत्ता इज़ एन अनप्लान्ड सिटी। अनप्लान्ड सिटी के हिसाब से जानी गई है, क्योंकि आज़ादी के बाद से जो भी सरकार आई उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को
उस गंभीरता से हो या प्रॉपर जो स्टेप्स उनको लेना चाहिए था नहीं लेने की वजह से बहुत सारे चीज़। और पश्चिम बंगाल जो है अपने आप में एक मैंने अदर स्टेट्स के मुकाबले में पश्चिम बंगाल की अपनी एक यूनिकनेस है, क्योंकि यहाँ रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन को लेकर के, क्योंकि बांग्लादेश जब बना तो बांग्लादेश से काफ़ी माइग्रेंट्स जो उद्वास्तु हैं वो बंगाल में आए, तो उनको रिलीफ देने के लिए बहुत से कानून के अंदर में रिलैक्सेशन और बहुत सी जो आसानी लोगों के लिए पैदा करने के लिए उस वक्त की जो सरकार थी उन्होंने लोगों को मैंने आसानी पैदा करने के लिए एक अपना एक पॉलिसी बनाया। उसी पॉलिसी को कंटिन्यू रखते रखते आज जो है अब ज़रूरत है कि सरकार को सोचना है कि एक शहर आइंदा आने वाले दिन में प्लान्ड वे से किस तरह से उभर के आए। इन चीज़ों पे नज़र रखना भी ज़रूरी है, लेकिन आप एक बार में ये कह दें कि अनऑथराइज्ड और इल्लीगल उनका कोई हक नहीं बनता, तो याद रखिएगा कि कोई भी माँ के पेट से जो है सर्टिफिकेट और बैंक बैलेंस लेके पैदा नहीं होता है। दुनिया में जद्दोजहद करने के बाद 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान इंसान बनाता है। बेशक कहीं ना कहीं कोई कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को पूरा करने के लिए सरकार का काम लोगों को उजाड़ना नहीं है, लोगों के लिए कानूनी दायरे में रह करके आसानी पैदा करना है। और जो काम बॉबी हकीम हमारे मेयर साहब ने अभी फ़िलहाल में आपने देखा होगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के नाम पे उन्होंने जो बिल्डिंग प्लान्स में रिलैक्सेशन देने की बातें की हैं और आसानी से लोगों को प्लान मुहैया हो ताकि लोग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन से डिटैच होकर के ऑथराइज्ड वे में घर बनाएं, तो ये सरकार चाहती है। लेकिन अब जो हो चुका उसको बदलना वो इतना आसान नहीं होता है। हाँ, आइंदा किस तरह से इन सब चीज़ों से इंसान परहेज़ कर सकता है और बेहतरी कर सकता है आने वाले दिनों में शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए, इन सब इंतज़ाम को आगे सोचना पड़ेगा। तेजस्वी यादव आपसे उम्र में कम है, 35 साल के, मुझे लगता है शायद आप उनसे ज़्यादा होंगे उम्र में 1 साल। तो उनको कल एक बेटा हुआ, उनको बेटा मिला, तो ममता बनर्जी गई और उनको मुबारकबाद, शुभकामनाएं दी। तो ये लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है अब इंडिया अलायंस की सबसे प्रबल दावेदार हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी को एक मौका मिला, शायद वो उस बात को साबित नहीं कर पाए। तो अब लोगों को लग रहा है कि ममता बनर्जी को प्रबल दावेदारी इंडिया अलायंस का जो कमान की सौंपी जा सकती है। देखिए, अगर सबसे पहले बीजेपी को हराने के लिए अगर ऑल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म में लाने की अगर किसी लीडर ने ऑल इंडिया लेवल पे कोशिश की थी तो 2019 में ब्रिगेड में ममता बनर्जी ने ही किया था, जहाँ पे आप पूरे हिंदुस्तान से सभी लीडर वहाँ मौजूद थे। तो ममता बनर्जी ने कभी ये नहीं कहा कि उनको जो है प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से प्रोजेक्ट किया जाए। उनका वन एंड ओनली मिशन ये रहा है कि बीजेपी के ख़िलाफ़ एक यूनाइटेड फ्रंट के हैसियत से हम लोग सब जो सेकुलर पार्टीज़ हैं वो एक प्लेटफॉर्म में आए और जिस लीडर में क्षमता हो और जिस लीडर को लोग चाहते हैं वो लीडर सामने उभर के आए। और बेशक हम लोग बंगाल के लोग हैं और पूरे हिंदुस्तान में हमेशा देखा गया है कि एक चलन है कि उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो या इन बड़े स्टेट से प्रधानमंत्री हुए हैं, बंगाल से भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी में यहाँ बंगाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो, चाहे वो खुदीराम बोस का हो, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर के नेशनल एंथम से हो। तो हमेशा जैसे कि और अन्य स्टेट्स को खुशी होती है कि उनके स्टेट से लीडर उभर के आता है और वो प्रधानमंत्री बनता है, तो बंगाल के 9.5 करोड़ लोग भी ये चाहते हैं कि कभी बंगाल को भी मौका मिले और बंगाल से भी जो है इंडिया को लीडरशिप देने का एक जिसको बोलते हैं कि एक सुनहरा दिन हम लोग देख पाएँ। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी एक सक्षम लीडर है और आने वाले दिनों में जो जिस तरह से वो अपने आप को मैंने खासकर जो उन्होंने जो ये किया था भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी जो है प्रबल दावेदार है, बड़े लीडर हैं और नेशनल पार्टी के लीडर हैं। एक आखिरी सवाल, कभी मंत्री बनने का शौक होता है? क्योंकि पिताजी आपके मंत्री है, तो अभी अगर मौका मिलता है तो आपको मंत्री बनने का शौक है? देखिए, एम्बिशन तो सभी को रखना चाहिए, क्योंकि
इंसान अगर एम्बिशन नहीं रखेगा, ख्वाब नहीं देखेगा, तो कभी उस ख्वाब को पूरा करने के लिए कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ख्वाब देखने के साथ साथ मेहनत भी करना होता है, और पब्लिक सर्विस में मेहनत तभी दिखता है जब आप लोगों के अंदर अपना एक पोजीशन बना सकते हैं, लोगों के दिलों को जीत करके। मेरा सोचना नहीं सोचना कोई मायने नहीं रखता, जब तक कि अल्टीमेटली मैं जो काम कर रहा हूँ, और आज जहाँ लोगों ने मुझे अपने दुआओं से, आशीर्वाद से जिस जगह, जिस मुकाम पे मुझे बैठाया है, मैं अगर इस काम को प्रॉपरली अंजाम दूंगा तो हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में लोग मुझे और भी मौका देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो फैज़ अहमद खान साहब से बातचीत हो रही थी। बिहार, बंगाल और ममता बनर्जी के हवाले से कई सारी बातें इन्होंने कही। आपको क्या अच्छा लगा कमेंट में बताइएगा, और रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।